Hello everyone, welcome on Gravity Circle. I am Amrita and dear students, from now onwards I will be starting teaching you all biology portion on Gravity Circle itself. मैं ये चाहती हूँ कि ग्रेविटी सर्कल के ऊपर जैसे केमिस्ट्री का कंटेंट ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है, हम लोग ये ट्राई करें कि क्लास 12th एंड क्लास 11th और साथ ही में नीट इन द अपकमिंग टाइम हम लोग सारा का सारा कंटेंट बायोलॉजी का आप लोगों को ग्रेविटी सर्कल पे ही प्रोवाइड कर दें. So I will be starting teaching you all from the class 12th portion क्योंकि 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं विद इन फ्यू मंथ्स एंड आई विल बी ट्राइंग टू कवर अप ऑल दी पॉसिबल पोर्शन जितना भी तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाला है. प्लस बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओनली, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है. जैसे कि बायोलॉजी का पोर्शन अगर हम देखें तो क्लास 12th एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को फर्स्ट चैप्टर मानती है, बट वी विल नॉट बी कवरिंग अप दैट चैप्टर बिकॉज वो बोर्ड्स में नहीं आने वाला है. इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो चैप्टर कवर करेंगे ही नहीं. वी विल बी डूइंग दैट चैप्टर लेटर व्हेन वी विल बी स्टडीइंग नीट पोर्शन फॉर द बायोलॉजी. सो आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में. आई विल बी ट्राइंग टू टेक एज ऑफ नाउ ओनली सिलेबस ऑफ क्लास 12th अप टू एनसीईआरटी लेवल ओनली. हम उसे बहुत एक्सटेंड नहीं करेंगे. सिंस आई एम अ नीट फैकल्टी, मैं नीट के लिए पढ़ाती हूँ तो मेरी आदत है एलैबोरेट करके पढ़ाने की कई बार, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं रेस्ट्रिक्टेड रहूं फॉर द सीबीएसई एनसीईआरटी पोर्शन ओनली. एंड बच्चों, दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल मैं करती हूँ वाइल टीचिंग. इट विल बी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं विच लैंग्वेज यू आर मोर कंफर्टेबल विथ. आप किस में पढ़ना चाहते हैं, इधर इट इज हिंदी और इट इज इंग्लिश और इट इज मिक्स लैंग्वेज विल बी ऑल्सो वर्किंग फॉर यू. ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. तो लेट्स प्रोसीड विद दिस चैप्टर नंबर 2 ऑफ अवर क्लास 12th बायोलॉजी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं हम लोग? फ्लावरिंग प्लांट्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे किंगडम प्लांटे के हम ध्यान देते हुए देखेंगे कि अच्छा उसमें तो थैलोफाइटा सबसे पहले होता है, एल्गे, ठीक है, फिर हमारा ब्रायोफाइटा होता है, देन टेरिडोफाइटा होता है, देन जिम्नोस्पर्म होता है और फिर फाइनली लास्ट में एंजियोस्पर्म्स होते हैं. और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब वो प्लांट्स जिसके ऊपर फ्लावर उगता है. ठीक है, पुष्पा राजय, तो फ्लावर जिस पे उगता है वो वाले प्लांट्स हमारे सिर्फ एंजियोस्पर्म कैटेगरी के अंदर ही आ सकते हैं. और ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. इनकी प्रेजेंस नेचर में जगह को बहुत सुंदर बना देती है. ठीक है, जहां पर फ्लावर्स उगते हैं वहां पर बैठने का मन करता है लोगों का. इतने ब्यूटीफुली ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स को और उनको हम बोलते हैं फ्लावर्स. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स ऑर्गेनिजम्स है और फ्लावर उनका ऑर्गन है. अब ये कैसा ऑर्गन है? नाउ फ्लावर विल बी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करने वाला है एंजियोस्पर्म्स के लिए. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर और ये डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है, डिफरेंट शेप्स का हो सकता है. इसमें नंबर ऑफ पेटल्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, कभी कभी बहुत कम भी हो सकते हैं. कुछ फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, कुछ फ्लावर बहुत बड़े हो सकते हैं. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट का फ्लावर है ये, पर फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, जैसे कि अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां भी हम लोग कुछ स्टेप्स के बारे में बात करते हैं. वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप्स पॉसिबल हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस के थ्रू बताऊंगी. यहां पर अभी फर्स्ट ही इमेज में मैंने काफी सारे फ्लावर्स आपके सामने ले रखे हैं और हम ये देख रहे हैं इससे कि फ्लावर्स जो हैं ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं और कोई भी चीज कलरफुल होती है तो डेफिनेटली वो ध्यान आकर्षित करती है. इट विल बी अट्रैक्टिव. ठीक है, और फ्लावर्स का इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करते? हम देखें अगर तो सोशल गैदरिंग्स में फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है. जैसे कि मान लो आप किसी की वेडिंग एनिवर्सरी में जा रहे हो तो आप एक फ्लावर बुके लेके चले जाओगे. हाँ, एक फ्लावर माला देखते हैं हम लोग. मैरिजेस में लोग वरमाला पहनाते हैं, वो भी फ्लावर की बनी हुई होती है. ठीक है, लोग अपने बालों में गजरा लगाते हैं, वो भी फ्लावर्स का होता है. तो फ्लावर सोशल गैदरिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है. फ्लावर
हम बोलेंगे ऑर्नामेंटल यूज का भी है, जैसे कि मैंने कहा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि लोग बालों में लगा लेते हैं फ्लावर्स को, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं आजकल जो भी मैरिजेस होती है लोगों की, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स में फ्लोरल ज्वेलरी का कल्चर बहुत चला हुआ है, ठीक है। तो फ्लावर्स का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स के तौर पे भी हो सकता है, और फ्लावर्स का इस्तेमाल जो है वो कल्चर में भी होता है, ठीक है, रिलीजन में भी होता है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूंगी कि रिलीजन में कैसे होता है, तो कोई पर्टिकुलर लॉर्ड को हम ये वाला फ्लावर अर्पण करते हैं, ठीक है, उनके सामने वो वाला फ्लावर पेश करते हैं। फ्लावर्स का इस्तेमाल ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स में देखा हुआ है, करेक्ट बात है। तो इस तरीके से फ्लावर्स के बहुत सारे यूटिलाइजेशंस भी पॉसिबल हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा देखे गए हैं, ठीक है। कोई भी और एनिमल तो फ्लावर को सिर्फ खाएगा ही अगर वो हर्बीवोर है तो, बाकी ह्यूमन जो है वो फ्लावर के इन्फ्यूजन टी भी पी सकता है, फ्लावर को किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, फ्लावर पहन भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, इनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इनमें रिप्रोडक्शन के फिनोमेना कैसे टेक प्लेस करती है, ये सारी बातों को हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले। सो लुक एट द स्ट्रक्चर नाउ। अगर आप लोगों को यहां पर ये डायग्राम नजर आ रहा है, सो व्हाट डू यू ऑल कैन सी कि इस फ्लावर के डायग्राम के अंदर यहां से हम कुछ लेबल्स जो हमारे सामने लेबलिंग किए हुए हैं, हालांकि फ्लावर की एक इंडिविजुअल लेबलिंग देखेंगे तो उसमें बहुत सारी और चीजें आ सकती है, जैसे कि ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा। पर अभी सिर्फ एनसीईआरटी लेवल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास में एक फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या देख सकते हैं कि फ्लावर के पास में यहां पर आउटर मोस्ट, इसे क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट एक वर्ल है, वर्ल, WHORL, वर्ल की बात कर रहे हुए। तो ये जो वर्ल है इसको हम बोलते हैं सेपल, ये इंडिविजुअल सेपल कहला रहा है, ठीक है। लेकिन इसे कलेक्टिवली जब मैं बोलती हूं तब मैं बोलूंगी कलेक्टिवली इसे आई विल बी सेइंग इट एज कैलिक्स, ठीक है। यहां पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है ये वाला वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को हम इनर मोस्ट वर्ल्ड बोलेंगे। ऐसे लगता है कई बार कि ये तो आउटर मोस्ट होना चाहिए मैम, पर ऐसा नहीं है। जब अपन कली को देखते हैं, बर्ड को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे बाहर की साइड पे सेपल्स होते हैं, पेटल्स तो फोल्डेड होते हैं, वो बाद में खुलते हैं, लेकिन वो इनर मोस्ट वर्ल होते हैं, ठीक है। तो इनर मोस्ट वर्ल कौन हो जाता है, हमारा पेटल, और इंडिविजुअल को हम पेटल बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं इसे कलेक्टिवली बोलना चाहूं तो आई विल बी सेइंग इट एज कोरोला, कोरोला, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में हम क्या देखते हैं, ये जो वर्ल्स हैं ये बेसिकली प्रोटेक्टिव वर्ल्स हैं, एक्सेसरी वर्ल्स हैं, जिनका ओरिजिनली मेन रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, पर डेफिनेटली कोई साइड रोल जरूर बन सकता है, ठीक है। इनका रोल हो सकता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का हो, प्रोटेक्शन का हो, पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते रिप्रोडक्शन में। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रिप्रोडक्शन में जो वर्ल्स रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, ऑल्सो नोन एज पिस्टल। इसे हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, इसी को हम कार्पल भी बोलते हैं, और इसे ही हम फीमेल, फीमेल के लिए सिंबल है फीमेल, रिप्रोडक्टिव वर्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है हमारे सामने वो ये वाला है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है। इसके साइड्स में जो हमें ये वाला वर्ल दिख रहा है, ये वाला वर्ल, इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। और मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है ये मोर देन 1 इन नंबर भी हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल भी मोर देन 1 इन नंबर हो सकता है, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको यार, हाँ जी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को हमने बोला गाइनोशियम या कार्पल, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है जिसमें कि एंथर और फिलामेंट नजर आ रहा है हमें, देखो यहां पर ये फिलामेंट नजर आ रहा है, ठीक है, और ये बाइलोब्ड एंथर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एंथर हो गया हमारा, इसके 2 लोब्स हमें यहां पर दिख रहे हैं क्लियरली, दिस इज 1 लोब, दिस इज 2nd लोब, और ये जो हमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट,
ठीक है। ये फिलामेंट जो है, ये हम देख पा रहे हैं फिलामेंट, ये थैलेमस के ऊपर अरेंज्ड है। थैलेमस क्या होता है? ये बेसल पोर्शन जो है हमारा यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं थैलेमस, और इस थैलेमस के ऊपर अरेंज होता है कौन? फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एंथर इज कनेक्टेड टू फिलामेंट एंड फिलामेंट इज कनेक्टेड टू थैलेमस, ठीक है। क्या बोला मैंने? प्रॉक्सिमल एंड, ये इसका डिस्टल एंड है। डिस्टल का मतलब क्या होता है? जो पार्ट फ्री है, जो अटैच नहीं है। और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? जो पार्ट अटैच्ड है। ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया इसका। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द एंथर इज कनेक्टेड टू दिस फिलामेंट, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल को हमने गाइनोशियम जब बोला तब उसके सब पार्ट्स हमने नहीं देखे। तो सब पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल जो है उसके होते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा लैंडिंग सरफेस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर आके पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स यहां पर आके गिरेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो कि यहां पर ओव्यूल होने वाला है, उसके साथ जब उन्हें इंटरेक्ट करना होगा तो वो इस रास्ते से होते हुए जाएंगे, ऐसे इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्टाइल से वो होते हुए जा रहे हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है और वो वहां तक जा रहे हैं, ओके। तो हमने यहां पर पूरे स्लाइड में क्या क्या देखा है? हमने देखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके पार्ट्स में हम देखेंगे स्टिग्मा, लैंडिंग सरफेस, स्टाइल एंड देन ओवरी, अ बल्ज, एंड ओवरी विल बी कंटेनिंग ईदर वन ओव्यूल और मेनी ओव्यूल्स, ठीक है। ओवरी के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं जो कि हम नीट लेवल पे जब पढ़ते हैं तो वी विल स्टडिंग देम आल्सो, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को स्टेमन के अलावा और क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन से इट एज एंड्रोशियम, हम उसे एंड्रोशियम बोल सकते हैं, ठीक है। हम उसे स्टेमन भी बोलते हैं, हम उसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी हैव सीन अप टू नाउ दैट फ्लावर कंटेन्स 4 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। 2 विल बी एक्सेसरी वॉल्स, 2 विल बी रिप्रोडक्टिव वॉल्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे ही फ्लावर्स में दोनों रिप्रोडक्टिव वॉल्स एक साथ में प्रेजेंट हो, मतलब कि कार्पल मतलब पिस्टल भी हो और स्टेमन भी हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पिस्टल और स्टेमन साथ में अगर है तो ऐसा फ्लावर हमारे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। अगर पिस्टल ही है और स्टेमन नहीं है तो ऐसा फ्लावर फीमेल फ्लावर कहलाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अगर स्टेमन ही है और पिस्टल नहीं है, ऐसा फ्लावर मेल फ्लावर कहलाएगा, क्योंकि उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई है। चलो अभी मैं तुम लोगों की स्लाइड डिलीट कर दी हूं गलती से, डोंट टेल मी। डिफिकल्ट टू मैनेज, एकदम से नया नया है ना ये चलाना मेरे लिए, ओके। चलो तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया। अब अपन अगले पे आते हैं। बचा लिया मेरे को इसने। इरेज कैसे करती थी सब, मैं जानबूझ के इरेज कर रही हूँ, तुम लोग चाहो तो साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पर डायग्राम विजिबिलिटी रहे ठीक से, इसलिए इरेज कर दिया है। वॉट एवर चेंजेस यू फील लाइक यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट लेक्चर से वैसा इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन, हमने जो कंप्लीट फ्लावर के स्ट्रक्चर को अभी जस्ट समझा है, उस फ्लावर के स्ट्रक्चर को मैं तुम लोगों के लिए लिख के दे रही हूँ ताकि तुम नोट डाउन कर सको, तुम्हारे लिए थोड़ा सा नोट्स बनाना ईजी हो जाए। देखो तो कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या पोर्शंस हो सकते हैं। नॉन एसेंशियल वॉल्स, जिनको मैंने कहा इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है और ये अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स के लिए जरूरी होते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी होते हैं। ये फ्लावर को सुंदरता देते हैं पर इनका डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम इनको नॉन एसेंशियल वॉल्स तो बोल देते हैं। इसमें आता है आउटर मोस्ट वॉल, जैसे कि मैंने बताया था इसे बोलते हैं कैलिक्स, लेकिन इसके सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। इसका फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द इनर वर्ल्स इन द बर्ड कंडीशन, ठीक है। जब बर्ड कंडीशन में होता है तभी इनर वर्ल्स को बाहर से प्रोटेक्शन देता है ऐसे करके। अगर आप लोगों ने बहुत ही आसपास में कहीं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में
चाइना रोज का प्लांट देखा हो तो चाइना रोज की कली देख के आना, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें रेड रेड पोर्शन दिखेगा, बाहर ग्रीन ग्रीन दिखेगा, वो ग्रीन पोर्शन एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसे जैसे फ्लावर खुलते जाते हैं तो वो ग्रीन पोर्शन नीचे आता है, तो हम सोचते हैं ये क्या प्रोटेक्ट करेगा, पर ऐसा नहीं है। जब फ्लावर स्पेशली बर्ड कंडीशन में था तब वही उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। ओके, सो दिस इज सेपल मेनली वर्किंग एज प्रोटेक्टिव वी कैन से यूनिट। देन आता है हमारा इनर टू कैलिक्स इज कोरोला। कोरोला, ठीक है। कोरोला के सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं पेटल, और इनका मेन फंक्शन क्या है, ये अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। तो दे विल बी हेल्पिंग इन पॉलिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। अभी जो हमारे पेटल्स हैं, ये पेटल्स क्लोज्ड फॉर्म में जब है तो आप ये देखेंगे कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सपोज नहीं होते हैं। जब बड ऐसा होता है, तब जब बड खुलता है, फ्लावर बनता है, तब हम देखते हैं कि अंदर के सारी वॉल्स भी हमें विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव भी है डेफिनेटली, और ये हेल्प भी करेगा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में ताकि पॉलिनेशन में हेल्प कर सके। ओके, फिर आते हैं एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल वॉल्स वो है जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें आ जाता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रो वर्ड का मतलब मेल रिस्पेक्टिव होता है। एंड्रोजन मेल हॉर्मोन्स को बोलते हैं अपन ह्यूमन में, ठीक है। वैसे एंड्रो का मतलब होता है मेल। गायनो गायनेकोलॉजिस्ट, गायनो वर्ड का मतलब ही होता है फीमेल, ठीक है। तो यहां पर एंड्रोशियम के इंडिविजुअल यूनिट को हमने बोला स्टेमन, ठीक है। स्टेमन में क्या क्या होता है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट, ठीक है। मैं तो सो डायग्राम हम नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। जैसे कि मानते हैं कि ये एक एंथर का डायग्राम हुआ, बाइलोब्ड एंथर होता है, ठीक है। यहां से हम समझेंगे कि यहां पर एक कनेक्टिव है और इसके बाद में आता है फिलामेंट, ठीक है। तो ये पोर्शन को हम बोलेंगे कनेक्टिव, ये पोर्शन को हम बोलेंगे एंथर, और ये पोर्शन को हम बोलेंगे फिलामेंट। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि एंथर कैसा दिख रहा है हमें, वी कैन सी एंथर एज बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वी कैन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट, ये तीन चीजें होती हैं। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ male gamete, and male gamete we can say in the plants will be basically male gametocyte cell called as pollen grain, ठीक है। तो pollen grains जो होते हैं they will be working like male reproductive portions of the flower, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम गाइनोशियम पे। गाइनोशियम के बारे में क्या बोलेंगे, गाइनोशियम को हम इंडिविजुअल एंड कार्पल बोल सकते हैं, एंड इसमें होता है ओवरी, उल्टा बोलेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ठीक है, और ये ओवरी हो गया, ये ओवरी हो गया, ठीक है। ओवरी में एक या एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन का मेन फंक्शन क्या होगा, अगेन फीमेल गैमीट सेल्स बनाना। फीमेल गैमीट सेल्स क्या हो सकते हैं प्लांट्स में, इट विल बी ओव्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट फ्लावर एंड इट्स डिफरेंट वॉल्स प्रेजेंट। क्योंकि हमें ये सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो चुके हैं, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है। दैट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज इनरमोस्ट और आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव वॉल, ठीक है। आपको आंसर करना है इनरमोस्ट है या आउटरमोस्ट है। सो नाउ हम डायग्राम देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये जो है इमेज, एक रियल इमेज है हिबिस्कस फ्लावर की, मैंने इमेज तुम्हारे लिए है ताकि जब भी आपने रियल में कोई हिबिस्कस फ्लावर देखा होगा, आप उसको टच करके देखेंगे, आपके हाथ में ढेर सारी येलो येलो कलर की डस्ट आ जाएगी। वो फिंगर पे जो डस्ट आपके एक्चुअली में अटैच हो गई है, दैट इज नन अदर देन दी पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स आपके फिंगर टिप्स पे अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ढेर सारे हमारे पास में
एंथर्स एंड फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों कि पॉलन ग्रेन्स डस्ट के जैसे होते हैं तो उनका शेप एंड साइज क्या होता होगा, तो इट विल बी वेरिएबल। बहुत सारे शेप्स एंड बहुत सारे साइजेस के पॉलन ग्रेन्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को न्यूमरस इमेजेस, स्मॉल स्मॉल, लार्ज लार्ज, स्पाइकी, नॉन स्पाइकी, ओवल, सर्कुलर, multiple different images which you can see right now are the images of different pollen grains itself, ठीक है। तो पॉलन्स के बहुत सारे शेप्स, बहुत सारे साइजेस पॉसिबल हो सकते हैं। अब हम इतना सब समझ गए हैं तो वी कैन स्टार्ट स्टडिंग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ द वी कैन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम बोल रहे हैं स्टेमन, ताकि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझ सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम से हम समझना स्टार्ट करते हैं कि स्टेमन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या समझ आ सकता है। देखो, तो यहाँ पर हमने देखा ये एंथर है, हम जानते हैं कि सेंटर में कनेक्टिव होगा, ये हमारा फिलामेंट है। ये सारी बातें तो हमें वैसे ही सिंपली क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही है। अब अगर मैं आप लोगों को पूछती हूँ कि बच्चों यहाँ पर जब मैं इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू लेके देखती हूँ, मैं इसे ऐसे करके कट कर रही हूँ, तब जो एक क्रॉस सेक्शन ले रही हूँ, तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर कट करने पे मुझे क्या मालूम पड़ता है, मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरे पास में एंथर का एक लोब ये वाला है, ठीक है, एंड दूसरा लोब ये वाला है, ठीक है। ये दो लोब्स है मेरे पास में एंथर के, और इंडिविजुअल लोब्स के अंदर भी मैं ये देख सकती हूं कि मेरे पास में दो दो कंपार्टमेंट्स हैं। एक ये कंपार्टमेंट है, एक ये कंपार्टमेंट है, एक ये कंपार्टमेंट है, एक ये कंपार्टमेंट है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इन कंपार्टमेंट्स के अंदर बनते होंगे, ठीक है। देख के ही लग रहा है कि पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर फिल्ड है, पॉलन सैक नाम के स्ट्रक्चर्स में फिल्ड है। पॉलन ग्रेन्स इन स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं जो कि हमें राउंड अपीयर कर रहे हैं इन दी बॉर्डर, ठीक है। सो व्हाट डू वी ऑल से दिस एज, वी विल बी सेइंग दिस एज बाइलोब्ड एंथर, जिसके अंदर हमारे पास में डायड्स नजर आ रहे हैं इंडिविजुअल साइड पर, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर होता है। लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं बच्चों, तब पॉलन ग्रेन्स जैसे ही बनते हैं तो वो थोड़े से मतलब सॉफ्ट और मॉइस्चर रिच होते हैं, लेकिन जब उन्हें लिबरेट होना होता है उस समय पर ये पूरे स्ट्रक्चर को ड्राई आउट होना पड़ता होगा, ताकि इसके ड्राई आउट होने से इसमें एक क्रैक आ सके और उस क्रैक की मदद से सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स लिबरेट हो सकें एटमॉस्फेयर में, और वो जाके स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के ऊपर जाके लैंड कर सके, स्टिग्मा पोर्शन पे, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ डेहिसेंस जो है, बेसिकली ये लाइन ऑफ डेहिसेंस इट विल बी हेल्पिंग द पॉलन ग्रेन्स गेट लिबरेटेड। पॉलन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम हियर, लिबरेटेड फ्रॉम हियर, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमें समझ में आया है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी पोर्शन को भी, मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की थ्योरी भी ली हुई है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। जस्ट अ सेकेंड, देखो, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेते हैं अपन। देखो, यहां से एनसीईआरटी जब पढ़ने जाता है तो अच्छी वाइब्स आती है, जब हमने ऑलरेडी समझा हुआ होता है कोई टॉपिक को, और उसके बाद जब हम एनसीईआरटी रीडिंग लगा रहे होते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते जाते हैं, एंड इट विल बी गिविंग अ वेरी गुड वाइब टू यू ऑल। सो सी दिस, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, डेफिनेटली वी आर लकी। Why we are lucky? Because we can see the flowers. If plants were not reproducing sexually, we will not be able to see the flowers. ठीक है, the myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents, the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. ठीक है, ये सबकी सब चीजें जो हैं, they are an aid to sexual reproduction. फ्लावर में बहुत सुगंध होती है, ठीक है, इट कुड बी अट्रैक्टिव फॉर समथिंग, जो ऑर्गेनिज्म इसके पास आ रहे हैं वो उसकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है। हम भी फ्लावर के कलर्स एंड फ्रेग्रेंस से ही अट्रैक्ट होके उसके पास में जाते हैं, ओके। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस, टू बी यूज्ड
for our own selfishness. Definitely, human being the most intelligent but the most selfish creatures amongst all the organisms in this world. All flowering plants shows a sexual reproduction. A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end product of sexual reproduction. ठीक है, तो फ्लावर्स अलग अलग जगहों पे अडेप्टेशन शो करते हैं. कई सारे फ्लावर्स बहुत ब्राइट सनलाइट में ओपन होते हैं. ठीक है, फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन शो करते हैं ताकि जिस भी नेचर में वो प्रेजेंट है उस एनवायरमेंट के अंदर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर कर पाए इन द प्लांट्स. ठीक है, देन इन दिस चैप्टर let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in the flowering plants in the angiosperms. Oh, sorry. Why is this happening? एक मिनट यार. अच्छा, इधर से क्रॉस होगा. फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. यहां से हम देखते हैं इसको दोबारा से. ये सब क्या हो रहा है बच्चों? जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज यार. कैसे होता? जूम हो रहा है. जूम 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 मत हो, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ लेंगे हम. दिख रहा है कि नहीं इसमें? ऐसे करके होगा. हो रहा है ऐसे. ओके फाइन, ठीक है. देखो, दो फिंगर से होता है ऐसे. ओके, तो ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इममेमोरियल. मतलब जमानों से, हम जानते नहीं कब से हमारा रिलेशन फ्लावर्स के साथ में बिल्ड हो चुका है. देखिए, डेफिनेट सी बात है कि हमारे बहुत एंसेस्ट्रल लिटरेचर्स में भी हम फ्लावर्स के बारे में सुनते हैं, है ना. अच्छा, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, बहुत खूबसूरती. ठीक है, ऑर्नामेंटल मतलब कि कुछ ज्वेलरी टाइप का. सोशल, गैदरिंग्स में देने वाला. रिलीजियस मतलब रिलीजन्स में यूज होने वाला. एंड कल्चरल, कल्चर का पार्ट है. ठीक है, कल्चर का पार्ट है. बहुत सारे कल्चर्स के भी पार्ट होते हैं फ्लावर्स. दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव. ठीक है, देन इट विल बी अफेक्शन. अफेक्शन मतलब किसी को आपने फ्लावर दे दिया है गिफ्ट में तो वो अफेक्शन भी शो कर सकता है. हैप्पीनेस. ठीक है, somebody you gifting flower bouquet, the person will not start crying definitely. उसको खुशी ही होगी, अच्छा लगेगा कि अच्छा आपने बुके दिया उसको. ग्रीफ, सैडनेस में भी फ्लावर्स दिए जाते हैं. कोई सैड है उसको भी जाके फ्लावर देके उसके फेस पे स्माइल लेके आने की ट्राई करी जा सकती है. मॉर्निंग, डेथ्स में भी लोगों को फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं. ठीक है, तो लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड. ठीक है, एट होम्स एंड इन गार्डन्स. क्या पूछा उन्होंने, है ना, समझना. अब इस क्वेश्चन का कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है मेरे को, क्योंकि तो यहाँ पर कल्टिवेटेड ऑर्नामेंटल वैल्यू मैं तुम्हारे को 2 एग्जांपल्स अभी दे देती हूँ. ठीक है, वन इज जैस्मिन ऑल्सो नोन एज मोगरा, वन इज रोज. ठीक है, ये 2 तो हम ऑर्नामेंटल यूज में लेते ही हैं. अब तुम बताओ और कौन से फ्लावर्स को हम ऑर्नामेंटल यूज में लेते हैं. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन योर फैमिली. ठीक है, सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में मैरीगोल्ड, जिसको हम गेंदे का फूल बोलते हैं. ठीक है, और इसके अलावा रोजेस डेफिनेटली, एंड लोटस भी होते हैं. ठीक है, दीज कैन बी यूज्ड एटसेट्रा. बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं. टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मोर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स. Flowers are morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction. ठीक है, हमने भी आम इंसान की बात की. फ्लावर दे रहे हैं हैप्पीनेस. ठीक है, फ्लावर दे रहे हैं सैडनेस में भी. लेकिन अभी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लावर का बेसिकली क्या है. अभी आप किसी बॉटनी फैकल्टी से पूछोगे जाके मैम फ्लावर के बारे में क्या आप बता सकते हैं, तो दे विल जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस ओनली कि फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, 2 एक्सरी वॉल्स होते हैं, 2 रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं. वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि बच्चों फ्लावर में पेटल्स होती हैं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं. दे विल नॉट से लाइक दिस. ठीक है, फ्लावर बहुत कलरफुल होता है, सुगंधित होता है. आप किसी लेमैन से पूछेंगे फ्लावर के बारे में आप क्या बता सकते हैं, वो बोलेंगे फ्लावर बहुत अच्छी खुशबू देता है, फ्लावर बहुत सुंदर दिखता है. क्योंकि आप समझ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू वेरिएबल हो सकता है. यहाँ पर पर्सन टू पर्सन आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे. ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ क्या आप लोगों को ये पूरा पोर्शन समझ में आ गया.
ठीक है, अब देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अभी हमने जो बात करी, अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जाइगोट बनने के पहले के जो भी स्टेप्स आए हैं रिप्रोडक्शन में, उसको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट बनने के बाद में जो भी स्टेप्स आए हैं उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट। ठीक है, आपको क्या लगता है कि फ्लावर रात भर में उग जाता होगा? इट इज नॉट लाइक दैट। फ्लावर के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है हमारा प्लांट, उसका सीजन आता है फ्लावर का, वो ढेर सारी मात्रा में न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखता है। फिर जब फ्लावरिंग सीजन आता है तब प्लांट पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहता है, उसके पास में पहले ही बर्ड्स आ चुके होते हैं, कलियां आ चुकी होती हैं, फिर वहां पे फ्लावर उगने वाला है। ठीक है, तो फ्लावर आने की जो प्रोसेस है, हम फ्लावर देखते हैं उसके काफी पहले चालू हो चुकी होती है। ठीक है, सेवरल हार्मोनल and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of the flower primordium। ठीक है, प्राइमोर्डियम वो स्टॉक हम बोलेंगे जिसपे कि हमारा फ्लावर आने वाला है अभी। ठीक है, इनफ्लोरेसेंसेस मतलब कि अरेंजमेंट्स पैटर्न्स ऑफ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर्स। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस पैटर्न के बारे में समझाती हूँ। जैसे कि मान लो ये, अब देखो अब तुम समझना कि यहाँ सब पे फ्लावर आने वाला है। ये लीफ नहीं बनाया मैंने, ठीक है, इसको फ्लावर ही इमेजिन करें कृपया। ये देखो, अब ये सब बर्ड्स हैं। अब इसका अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, कभी इसका अरेंजमेंट सिर्फ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। कभी कभी इसका अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट पैटर्न वेरिएबल हो सकता है? इन अरेंजमेंट पैटर्न्स को हम इनफ्लोरेसेंस टर्म का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल। अब तुम देखो यहां पर ओके, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स इसको इकट्ठा पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसमें से काफी कुछ बता दिया है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड दैट। देखो, तो फिगर जो हमारे सामने ये वाला दिया 2.2a दिस वन। ठीक है, यहां पर क्या है, shows the two parts of a typical stamen। अभी इन्होंने कनेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया टर्म का, लेकिन हम ये जानते हैं कि कनेक्टिव टर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बाइलोब्ड एंथर दिख रहा है, इसके सेंटर में हम कनेक्टिव बताएंगे, और ये हमारा फिलामेंट है और ये हमारा एंथर है। लेकिन एनसीईआरटी की भाषा में अगर पूछा जाता है तो हमें बोलना है कि सिर्फ 2 ही पार्ट्स कैरी करते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, ओके, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड ये वाला। क्यों है? प्रॉक्सिमल से हमारे माइंड में कभी कभी ऐसा भी आता है कि प्रॉक्सिमल का मतलब ऊपर वाला होना चाहिए, डिस्टल मतलब नीचे वाला होना चाहिए। ये आता है माइंड में क्योंकि हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते तो अक्सर ही हमने ऐसा देखा होता है। लेकिन प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो क्या होगा, अटैच्ड होगा। डिस्टल का मतलब जो होगा फ्री होगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, द प्रॉक्सिमल एंड कहां गया, हाँ, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस। ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को बना के। इट इज अटैच्ड टू, wait, huh? Okay, it is not undoable now. So this is the proximal end. It is attached to the thalamus or sometimes on the petals also. Petals से भी attach हो सकता है ये। While the distal end is attached to the bilobed anther। हमें ऐसा बताना है कि फिलामेंट जो proximal end थैलेमस पे अटैच होता है, डिस्टल एंड एंथर पे अटैच होते हैं। ठीक है, ओके, अब हम क्या देख सकते हैं, इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स
different species can arrange them on the slide, you will be able to appreciate the large variation in the sizes seen in the nature. अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं फ्लावर्स, क्योंकि स्पीशीज डिफरेंट है. ये बहुत कॉमन सी बात है, इसको हमें बार बार एम्फेसाइज करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि वेरिएशन सारे के सारे स्पीशीज में हो सकते हैं. अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपेयर अगर करें किसी एनिमल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो हम जानेंगे कि उसमें वेरिएशन है, बिकॉज उसमें स्पीशीज का अंतर आ जाता है. केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. ठीक है, ये सब अपने को कोई जरूरत नहीं पढ़ने की. फिर the typical angiosperm anther is bilobed and each lobe is having two theca, therefore they are called as dithecous. थीका का क्या मतलब होता है? थीका का मतलब होता है हमेशा लेयर. ये देखो, ये दो थीका है इसके पास. ये आउटर थीका है, ये इनर थीका है. ठीक है, this is outer theca layer and this will be inner theca layer. ठीक है, अब तुम मुझे बताओ क्या बोलेंगे इसे? डाइथीकस. ठीक है, तो डाइथीकस बोल दिया हमने इसे. ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? अच्छा, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो कि थीका को सेपरेट कर रहा है वो रन कर रहा है. अब आप देखो, ये हमारी एक थीका है. ठीक है, इमेजिन करते हैं ये हमारी दूसरी थीका है. अब मैंने कहा बच्चों कि हो सकता था कि कंटिन्यूएशन में रहती, तो फिर तो ये ऐसी बनती. सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है इसमें से. तो अब मैं बोलूंगी कि थीका जो है, देखो ये अब थीका जो है, मैंने कहा कि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन कर रहा है. तो अब आपको क्या समझ में आएगा कि इसमें सेपरेशन आ गया है ना. ये ग्रूव जो रन कर रहा है, ये थीका में सेपरेशन आ गया. और इस ग्रूव जो है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? वी विल बी सेइंग दिस लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव एज लाइन ऑफ डेहिसेंस. डेहिसेंस की लाइन है ये. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर. The bilobed nature of an anther is very distinct. ठीक है, very distinct. एक मिनट, वेट. So हम कहां पर आ गए बच्चों? यहां पर से the bilobed nature of an anther is very distinct. In the transverse section of anther, the anther is four-sided tetragonal structure, consists of four microsporangia. जो हमने अभी देखा डायग्राम में. ठीक है, वी हैव जस्ट सीन दैट इट विल बी कैरिंग फोर टोटल स्ट्रक्चर्स. राइट, इट विल बी कैरिंग फोर टोटल स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ठीक है, तो चार माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट है यहाँ पर. माइक्रोस्पोरांजिया का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरांजिया का मतलब होता है इतने पोर्शन को मैं माइक्रोस्पोरांजिया बोलने वाली हूँ. कितने को? देखना, इतने हिस्से को मैं एक माइक्रोस्पोरांजिया बोलूंगी, इतने हिस्से को मैं दूसरा माइक्रोस्पोरांजिया बोलूंगी, इतने को तीसरा, इतने को चौथा. तो चार माइक्रोस्पोरांजियास प्रेजेंट हैं. ठीक है, इसीलिए हम टेट्रास्पोरांजिएट भी बोल सकते हैं. फोर स्पोरांजिया, टेट्रास्पोरांजिएट. ठीक है, अच्छा. दे माइक्रोस्पोरांजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पॉलन सैक. जैसे जैसे डेवलपमेंट चलता है, ये सेल्स माइक्रोस्पोरांजियल स्ट्रक्चर्स जो हैं ग्रेजुअली पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, पहले ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल को कैरी करते हैं, बाद में ये पॉलन ग्रेन्स को कैरी करने चालू कर देते हैं, तब उसे हम पॉलन सैक बोल देते हैं. दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स. हमें क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है कि ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स है, पर ये ओरिजिनली देखे तो हम ऐसा कुछ था, मतलब ये पूरा पोर्शन जो है ये पॉलन ग्रेन से भरा हुआ है. ऐसे इमेजिन मत करना कि सिर्फ एक ही एरिया में पॉलन प्रेजेंट है. नो, पूरा भरा हुआ है कप पॉलन ग्रेन्स का. ठीक है, और इसीलिए लॉन्गिट्यूडिनल जब हम उसमें एक मतलब कट मारता है प्लांट खुद ही, तो उससे पॉलन ग्रेन्स लिबरेट होते हैं ढेर सारे. ठीक है, अच्छा. अब देखो यहां पर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम. इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन द टिपिकल माइक्रोस्पोरांजियम अपीयर्स नियरली सर्कुलर आउटलाइन. अब यहां से मैं तुम लोगों को थ्योरी रीड नहीं करवा रही, मैं तुम लोगों को इसमें इमेज से दिखाऊंगी. एक सेकेंड रुको, ये देखो. So we can see the structure now. So now see, this is the structure of a micro
स्पोरेंजिया। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस अभी किया है। इसमें हमने देखा कि 4 हमारे पास में मतलब सैक हो सकता है, इंडिविजुअल सैक को हम बाद में पॉलन सैक बोलने वाले, ये सब हमने बातें डिस्कस की, करेक्ट। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, एंथर की जो वॉल है हमारी, या माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर जो है उसके वॉल के बारे में बात करें तो उसकी वॉल बच्चों ये पूरी वॉल उसी की वॉल है। ठीक है, अब इस वॉल के अंदर हम इनर से आउटर या आउटर से इनर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखते हैं। ठीक है, तो जनरली हम हमेशा आउटर से इनर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को स्टडी करते हैं। आउटर से इनर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं आउटर मोस्ट सबसे पहली लेयर जो सबसे बाहर के साइड पे प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, द वॉल स्ट्रक्चर विल बी एपिडर्मिस। जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस there will be endothelium layer. This is the second layer. Epidermis is 1 layer thick. Endothelium is also going to be 1 layer thick. पर इसके अंदर के साइड पे जो लेयर प्रेजेंट होती है that could be more than 1 layer thick and इसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर्स। ठीक है, ये 3rd नंबर पे अरेंजमेंट है। और इसके इनर साइड पे जो लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं टेपेटम। और टेपेटम में हम देखेंगे कंपैरेटिवली लार्ज सेल्स हमें नजर आ रहे हैं, थोड़े बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म रिच डेंस सेल्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेपेटम हाईली न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है और ये पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम करने वाली है। और इसके जस्ट बाहर के जो तीनों लेयर्स हैं हमारे, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर्स का फंक्शन मेनली होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, और जो हमारी टेपेटम होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर, इसका मेजर फंक्शन होता है न्यूट्रिशन। ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है वॉल के अंदर लेयर्स का। और सबसे अंदर की साइड पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये रहे, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं यही डेवलप होके बनाएंगे पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर सेल्स से पॉलन ग्रेन्स के बनने की प्रोसीजर जो है वो भी हम स्टडी करेंगे और उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन पाथवे। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोरेंजियम। इसे भी हम एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेते हैं सो दैट हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम को हम एक बार एनसीईआरटी थॉरो रीडिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसा सेक्शन हमने लिया, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। उसका बाहर से जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा था दैट वाज अपीयरिंग नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ओके, फिर आते हैं हम इस पे। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। एक्चुअली में देखा जाए तो मोर देन 4 लेयर्स है, हमें ज्यादा बेटर होगा बोलना 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स, बिकॉज एक ऐसी लेयर है जो कि मल्टीपल लेयर हो सकती है यहाँ पर। एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। द आउटर 3 वॉल लेयर्स मतलब कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड हमारी मिडिल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये एंथर को डेसिकेट होने में या सूखने में हेल्प करती हैं ताकि उसमें एक ऐसा लेजन आ सके, एक उसमें क्रैक आ सके और उस क्रैक से सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर लिबरेट हो सके। वो लाइन ऑफ डेहिसेंस एंथर में बनाने के लिए हेल्प करने वाली जो तीनों लेयर्स हैं उनके नाम है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम एंड मिडिल लेयर्स। ठीक है, द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज नोन एज टेपेटम and it will be having comparatively larger cells with thick larger cells with dense cytoplasm as I have already mentioned. It nourishes the developing pollen grains. ये pollen grains को nourish करने का काम करती है, nourishing, nurturing type की है। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. ठीक है, multinucleated, कभी भी कोई भी लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है बच्चों, तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड एक्चुअली अगर हम इसका वर्ड रूट तोड़ के समझें तो सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड और सीशियम का मतलब होता है सेल्स।
तो मान लो कि ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। मान लेते हैं कि ये सब सेल्स फ्यूज हो गए अगर आपस में, तभी क्या ये ऐसे हो जाएंगे? ठीक है, तो हम इस अपीयरेंस को या इस पर्टिकुलर स्टेज को बोलेंगे सिंसेशियम। सिंसेशियम माने कि मल्टी न्यूक्लिएटेड बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल्स। सेल्स ऑफ टेपेटम possess dense cytoplasm, ये हमने देख लिया है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल्स वुड बिकम बायन्यूक्लिएट? मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि कुछ सेल्स फ्यूज हो जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है ताकि वो और डेंस हो सके और इसके कारण से वो मोर देन वन न्यूक्लियस कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called as sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। लेकिन बाद में यहाँ पर pollen grains प्रेजेंट होंगे, तो उस pollen grains के बनने की प्रोसेस जो है उसको अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर बच्चों। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड वेदर यू वांट मी टू टीच दिस पैटर्न ओनली। मैं थ्योरी पढ़ाने के बाद में थोड़ा एनसीईआरटी रीडिंग करवा रही हूँ इसलिए ताकि हमारे चैप्टर परफेक्टली कवर होते जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करें? अगर नहीं तो हम सिंपली नोट्स बना के भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा भी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रेविटी सर्कल। थैंक यू।